हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत स्कूल राता वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.1 के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो रिलेट करेगा, ये सारे टॉपिक्स जो रिलेट करेंगे वो रिलेट करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। मैंने ये फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया गया था कैसे, पर मैं वापस एक बार लिखा दूंगा कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा और आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था कैसे लिखना है कि nth टर्म ऑफ एपी को आप अलग अलग तरीके से नोट कर सकते हो। आप ए एन भी लिख सकते हैं, टी ऑफ एन भी लिख सकते हैं, या कैपिटल टी ऑफ एन भी लिख सकते हैं। और इन सब का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा डी, वेर ए क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म, डी हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, और एन हो जाएगा टोटल टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स इन एपी। मतलब एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं उसके ऊपर, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, विच टर्म विच वाज आस्क्ड। सो नंबर ऑफ टर्म इन एपी, कौन से नंबर की टर्म आप फाइंड करने वाले हैं वो हो जाएगी। चलिए, तो या फिर आप इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसे डिनोट कर सकते हैं कि कैसे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इसी के रिलेटेड हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 से, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको डेटा गिवन है कि फाइंड 10th टर्म 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 अप टू इनफाइनाइट। मुझे बोला गया है फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी आपको गिवन है अगेन 2, 7, 12 अप टू इनफाइनाइट। चलिए, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए nth टर्म ऑफ 10th टर्म फाइंड करनी है। मतलब कौन से नंबर की टर्म चाहिए मुझे, 10th, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10, देयरफॉर यहाँ पे आप n इक्वल्स टू क्या लेंगे 10। चलिए, फिर क्या रिक्वायरमेंट है आपको, फर्स्ट टर्म एपी की क्या होगी 2, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। चलिए, फिर मुझे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप लिख सकते हैं देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 2 विच विल कैन बिकम 5। तो आपको सारा डेटा मिल गया। तो देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर a10 विल बी माई 10th टर्म, इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। या तो फॉर्मूला पहले आप लिखना चाहे तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला होगा। चलिए, पुट करिए इसमें वैल्यू। सो a10 विल बी 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। चलिए, वैल्यू सिंप्लीफाई करिए से 2 प्लस 9 इंटू 5 होगा, सो इट इज 2 प्लस 45, सो इट विल बिकम 47। सो आपकी 10th टर्म इस एपी की क्या मिलेगी 47। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। सॉरी। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। तो यहाँ पे आपको 10th टर्म मिल गई कि 10th टर्म आपकी क्या होगी 47 हो जाएगा। चलिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लास्ट में आंसर लीजिए कि हियर 10th टर्म इज, हियर 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 47। आप इस तरीके से आंसर भी लास्ट में लिख सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की। देखिए उसमें क्या दिया गया आपको। चलिए, फोर्थ एग्जांपल जो आपको दिया गया है उसकी बात करते हैं। फोर्थ में गिवन है विच ऑफ द टर्म
मुझे बोला गया विच ऑफ द टर्म ऑफ AP 21, 18, 51 is minus 81 and is any term is 0। चलिए, तो मुझे बोला गया है, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। फर्स्ट बोला गया कि ये एक AP गिवन है, कौन से नंबर की टर्म -81 होगी, कौन से नंबर की टर्म -81 मतलब 50th टर्म 75th टर्म कैसे भी आपको दिखना है कि कौन सी नंबर की टर्म -81 होगी और कोई टर्म 0 है कि नहीं है इस एपी में, वो मुझे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 0 वाला केस, जो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसे कैसे करेंगे। पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा 81 कोई टर्म होगी कि नहीं होगी वो फाइंड करके रखना है। चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे डेटा के गिवन है, ये कौन सी टर्म है मुझे पता नहीं है, बट कोई ना कोई एक जनरल टर्म होगी, क्या होगी -81। सो यहाँ पे आप अज्यूम कर दीजिए कि लेट मेरी nth टर्म, जो मुझे पता नहीं है कि n में क्या है, मैं ऐसे ले लेता हूँ -81, nth टर्म लिया है क्योंकि n मुझे पता नहीं है इसीलिए। चलिए, फिर क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म, तो AP की पता है फर्स्ट टर्म क्या है 21, D क्या हो जाएगा देखिए, सो D इज इक्वल्स टू 18 - 21, सो देयरफॉर D इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो सारा डेटा आपके पास आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, n। सो अगेन देयरफॉर an इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला आपके पास, a प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए, an की जगह मैं पुट कर सकता हूँ -81, a की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 21 प्लस n मुझे पता नहीं है तो n - 1 एज इट इज, और d की जगह मैं पुट कर सकता हूँ -3। चलिए, पहले 21 को आप इधर ले जाइए, तो -81 - 21 क्या हो जाएगा, -102। देयरफॉर ये हो जाएगा -102 इक्वल्स टू -3 इंटू n - 1। चलिए, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये 3 को आप इधर ले जाइए, देयरफॉर n - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप ऐसा नहीं करके 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके 3n - 3 करके करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा करना चाहे तो भी कर सकते हैं, दोनों मेथड अवेलेबल है। देयरफॉर n - 1 क्या हो जाएगा देखिए, 102 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 = 9, फैक्टराइज करेंगे तो 102 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, 12 and 4 आ जाएगा तो 34 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 102 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 34। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, अब मैं -1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, देयरफॉर n इक्वल्स टू आपको मिलेगा 35। सो मतलब 35th नंबर की जो टर्म होगी सेपी की वो क्या होगी 0। देयरफॉर 35th टर्म ऑफ एन AP इज -81। तो कौन सी टर्म, 35th टर्म आपकी क्या होगी -81। चलिए, दूसरा भी क्वेश्चन मैंने कहा था इसमें पूछा गया है कि इज एनी टर्म इज 0। तो इसके लिए क्या करना है, फॉर एनी टर्म इज 0 आपको क्या ले लेना है, an इक्वल्स टू 0 ले लो। इस केस में कोई टर्म AP है कि 0, देखो अगर मुझे टर्म फाइंड करनी है कि कौन से नंबर की टर्म है तो आपको n फाइंड करना है, पर अगर टर्म गिवन है तो आपको उस टर्म को nth टर्म अज्यूम करना पड़ेगा। तो an इक्वल्स टू क्या ले लो 0। चलिए, वापस फॉर्मूला में पुट कर दो। an की फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या है आपके पास देखिए, a क्या था 21 प्लस अगेन n मुझे पता नहीं है तो n - 1 एज इट इज, और d की वैल्यू क्या थी मेरे पास -3 इक्वल्स टू 0। चलिए, +21 आप इधर शिफ्ट करिए, देयरफॉर n - 1 इंटू -3 विल बिकम -21। चलिए, माइनस माइनस तो कैंसिल, 3 इधर कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर n - 1 इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 3 होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। मतलब लिख सकता हूँ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0। मतलब 8th टर्म जो होगी इस AP की, इस AP को आप रिड्यूस करते जाओगे, सो 8th टर्म पे वो जाके क्या हो जाएगा 0। आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, 21 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है 18, फिर 15, फिर 3 कम करेंगे तो क्या होगा 12, फिर 3 कम करेंगे तो 9, फिर 3 कम करेंगे तो 6, फिर 3 कम करेंगे तो 3, और फिर 3 कम करेंगे तो 0। तो 8th टर्म पे आगे मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी तरीका है। बस आपको nth टर्म में क्या वैल्यू पुट करनी है वो अगर पता चल जाएगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके 4th एग्जाम्पल का आंसर। चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अगेन यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको गिवन है डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन एपी या फिर फाइंड द एपी, फाइंड एपी whose third term is 5 and 7th term is 9। मुझे कैसे भी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म 5 होनी चाहिए और 7th टर्म क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। चलिए थर्ड टर्म मतलब क्या होता है यहाँ पे सॉल्यूशन में, थर्ड टर्म मतलब A3 होगा। A3 की वैल्यू क्या गिवन है 5। 7th टर्म क्या होगा A7 जिसकी वैल्यू क्या होगी 9। चलिए nth टर्म के फॉर्मूला में n की जगह पे 3 रखेंगे, सो इम्प्लाइज दैट ये इक्वेशन क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5। इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। चलिए सिमिलरली ये क्या बनेगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 9, या फिर ये बन जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। चलिए देखिए ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल हो जाएगा। देखिए कैसे a और d यहाँ पे भी है, a और d यहाँ पे भी है, तो ये तो क्या बन गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। अब a का कोफिशिएंट सेम है तो आप क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, इसे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो माइनस करने पे क्या मिलेगा a प्लस 2d माइनस a प्लस 6d इक्वल्स टू 5 माइनस 9। चलिए तो ये हो जाएगा a प्लस 2d माइनस a माइनस 6d इक्वल्स टू माइनस 4। चलिए a कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 4d इक्वल्स टू माइनस 4 मिलेगा, देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे करना है आपको, या फिर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि अगर आप करना चाहे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू आप am और an है, मैंने कहा था m लार्जर होना चाहिए, तो d इक्वल्स टू आप a7 माइनस a3 ओवर 7 माइनस 3 भी कर सकते हैं। चलिए a7 माइनस a3 मतलब कितना हो जाता है 9 माइनस 5 ओवर 7 माइनस 3, अगेन 4 डिवाइडेड बाई 4, तो अगेन 1। देखिए मैंने कहा था अगर दो डिफरेंट टर्म एपी की गिवन है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो am माइनस an ओवर m माइनस n, am में m लार्जर होना चाहिए और n स्मॉलर होना चाहिए। तो मैंने लार्जर टर्म थी 7, ये भले छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं, बस ये वाला नंबर बना होना चाहिए। 7 टर्म इज ग्रेटर देन द थर्ड टर्म, वैल्यू से नहीं सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग, कौन से नंबर की टर्म है उसके अकॉर्डिंग। तो 7th नंबर इज ग्रेटर देन द थर्ड नंबर, सो a7 माइनस a3 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 कर दो तो भी आपको d की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो ये दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अभी तो मुझे सिर्फ d मिला है, मुझे अभी a भी चाहिए। चलो a फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो a फाइंड करने के लिए मैंने बताया वैसे अब आप कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर लीजिए। हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया ही हुआ है, तो आपको पता है कि इसमें आप कैसे कर सकते हैं। सो अब आप यूज कर लीजिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें अब हम करेंगे पुट d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए यहाँ पे। सो देयरफॉर ये क्या होगा a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। सो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। चलिए अब मुझे फाइंड क्या करनी है, एपी फाइंड करनी है। एपी फाइंड करने के लिए मुझे टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली नहीं चाहते तो देयरफॉर रिक्वायर्ड
AP इज, पहला 3, फिर 3 + 1 क्या होगा 4, 4 + 1 क्या होगा 5, 5 + 1 क्या होगा 6। तो ये हो गया, आपको पूरा A1 A2 A3 वापस आप रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A, फिर A + D, फिर वापस D + D, मतलब पहले नंबर में 1 ऐड करो, फिर वापस ऐड करते जाओ D, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा ही हुआ है। तो अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली करना है, पूरा प्रोपोर्शन स्टेप्स बताने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगी 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। आ जाएगा समझ में कैसे करना है इसके लिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 6, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है वो देखो कि चेक वेदर 301, चेक वेदर, चलिए चेक whether 301 is the term of an AP, एक AP की टर्म है कि नहीं वो चेक करनी है। 5, 11, 17, 23 अप टू इनफिनिट, मतलब ये वापस चेक करना है कि कोई इस AP में कोई टर्म 301 होगी कि नहीं होगी, वो चेक करना है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब आपके पास A इक्वल्स टू क्या गिवन है 5, D इक्वल्स टू हो सकता है 11 - 5 विच इज इक्वल्स टू 6, और nth टर्म जो नहीं मुझे ढूंढनी है उसे मैं क्या ले लूँगा 301 ले सकता हूँ। चलिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास अगेन कि an इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D होगा। चलिए तो अब इसे सॉल्व करना है कि ये कैसे मिलेगा आपको कि an + n - 1 इंटू D। चलो वैल्यू पुट कर देंगे। an की जगह आप लिख सकते हैं 301, a की जगह आप लिख सकते हैं 5 + n - 1, और d की जगह आप क्या लिख सकते हैं 6। चलिए सबसे पहले 5 को इधर ले जाइए आप, क्या होगा देखिए 5 को इधर ले जाने पे 301 - 5 कितना हो जाएगा 301 - 5 तो 296, तो ये हो जाएगा 296 डिवाइडेड इक्वल्स टू n - 1 इंटू 6 होगा। चलिए 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, मैंने कहा था दूसरा तरीका, तो 296 इक्वल्स टू 6n - 6। अब ये -6 को वापस इधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, देयरफॉर 6n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +6 होगा तो 302, देयरफॉर 6n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 302 डिवाइडेड बाई 6। चलिए 6 से तो पूरा डिविजिबल नहीं होगा पर 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। 2 से डिविजिबल करने पे आपको मिल जाएगा, ये 6 यहाँ से निकल जाएगा। सो n इक्वल्स टू 302 डिवाइड बाई 1 करेंगे, सो यू विल गेट 151 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, 151 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। और नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब 5/2 टर्म या 2.5 टर्म, ऐसी तो कोई टर्म डिफाइन ही नहीं की हम लोगों ने। और हमने पहले ही पता था कि n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज, देयरफॉर इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो मतलब ऐसी कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 301। देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, मतलब ये कोई भी टर्म इस AP में मिलने वाली नहीं है। तो 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ अ गिवन AP। 301 इस AP में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप जितनी भी टर्म लिख दीजिए इसमें 301 कभी नहीं आने वाला। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसके लिए कहेंगे कि इसका आंसर कैसे मिलने वाला है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। चलिए 7th एग्जाम्पल क्या गिवन है उसकी बात करेंगे। तो आपको गिवन है
हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल होने वाले कितने 2 डिजिट नंबर है वो। अब ये बात करते हैं सर ऐसा तो कोई क्वेश्चन एपी कैसे बना सकता है, यही टाइप का नंबर एपी बनता है। चलिए मुझे पहले क्या क्या कंडीशन गिवन है, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय एपी। अब पॉजिटिव नंबर देना है तो पहले तो 2 डिजिट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। चलिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10, 11, 12, 10 से स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर, फिर 13 अप टू लास्ट कौन सा नंबर होगा, 99। चलिए तो अब यहाँ पे डिविजिबल कैसे है वो देखना है। तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, 12 4 जा 3, हाँ 12 3 4 3 जा 12, मतलब सबसे पहला नंबर क्या होगा 12, फिर 13 नहीं आएगा, फिर 14 नहीं आएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर वैसे 16 17 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 18। सो देयरफॉर नंबर्स, तो ये हम लिखेंगे क्या कि 2 डिजिट नंबर्स कौन से हैं, तो सबसे पहले ने कहा 2 डिजिट नंबर्स, तो वो कौन से मैंने बताया 10, 11, 12, 13 अप टू 99। फिर 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। सो देयरफॉर सबसे पहला नंबर क्या होगा 12, फिर क्या आएगा 15, फिर आ जाएगा 18 और सिमिलरली 99 भी 3 से डिविजिबल होगा तो 99 हो गया। चलिए अब कितने नंबर्स इससे डिविजिबल हैं वो मुझे फाइंड करके देना है। चलिए अब वो कैसे फाइंड करें कि कैसे डिविजिबिलिटी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है वो समझो। सबसे पहले कि ये आपकी एपी की क्या होगी, सबसे लास्ट टर्म। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है और वो फाइंड करनी है, आपको क्या करना होगा हमेशा कि जो भी एपी की सीक्वेंस है उसकी लास्ट टर्म क्या गिवन है उसको देख लो। ये लास्ट टर्म है और इसको आप कहते हो कि इट इज माई रिक्वायर्ड टर्म एन। हमेशा ये करना है, अगर आपको पूरी सीक्वेंस गिवन है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक और आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो आपको क्या करना होगा, लास्ट टर्म को आपको nth टर्म अज्यूम करना पड़ेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख लीजिए an इक्वल्स टू 99। ये n ढूंढने के लिए है कि टोटल कितनी टर्म्स है उसके लिए करना है। फर्स्ट टर्म आप कंसीडर कर दीजिए, क्या गिवन है 12 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखिए d इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 3, मतलब जिससे डिविजिबल था वही आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। डिविजिबल बाय 3 था ना, तो देखिए कॉमन डिफरेंस में क्या आया 3। तो हमेशा अगर डिविजिबिलिटी पूछी है तो जिससे डिविजिबल होगा वही आपका क्या होगा हमेशा कॉमन डिफरेंस। ये एक टेक्निक होती है जिससे आप याद रख सकते हैं इसके लिए। चलिए देयरफॉर nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an क्या है आपके पास 99, ये आपके पास है 12, n आपको पता नहीं है और d की वैल्यू क्या है आपके पास 3। चलिए 12 इधर ले जाएंगे, सो 9 माइनस 1 8 से 9 माइनस 2 7, तो इट इज 87 इज इक्वल्स टू 8 n माइनस 1 इंटू 3। चलिए 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाइए, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, चलिए 3 2 जा 6 एंड 9 3 जा 27, तो 29 इंटू 3 हो जाएगा और ये n इधर चला जाएगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30। तो ये किसका नंबर है, लास्ट नंबर है। मतलब पहला नंबर मैंने ये लिया था, लास्ट नंबर ले लिया था, तो टोटल n कितना मिल गया मुझे 30, देयरफॉर टोटल नंबर्स आर 30। सो टोटल नंबर्स कितने होंगे इनके बीच में, 30 नंबर्स ऐसे हैं 2 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाय क्या होते हैं 3। पता चला, मैंने इसे लास्ट अज्यूम किया था, इसे फर्स्ट, तो टोटल नंबर्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ से। पहला ये नंबर है, लास्ट ये नंबर है, तो मुझे nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके जो नंबर मिलेगा n की वैल्यू, दैट विल बी माय टोटल नंबर्स, टोटल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए। तो ये एक ईजी तरीका है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका आंसर कैसे मिलने वाला है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट।
उसके बाद वाले एग्जाम्पल की नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है इसे कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड वाला कैलकुलेशन है। चलिए तो आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें आपको एक सिंगल मेथड में बता रहा हूं ताकि आप इजीली इसे कर सकते हैं, या फिर एक दूसरी टेक्निक भी है, तो दोनों फॉर्मूला से आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। आपको गिवन है फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। Find 11th term from the last of the AP (10, 7, 4 up to -62)। चलिए हम जो हमेशा फाइंड करते हैं nth टर्म, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाना पड़ता है। अब मुझे बोला गया 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब यहां से काउंट करना शुरू करो। ये अभी मेरी लास्ट टर्म है, बट ये इनिशियली वो फर्स्ट होगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। वैसे ही यहाँ पे 11th टर्म इस डायरेक्शन में कैसे होगी वो मुझे फाइंड करके देनी है। यहाँ पे समझ में आया कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक फॉर्मूला हो सकता है, वो फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद ही रखना है तो एक दूसरी टेक्निक आएगी, तो वो दोनों टेक्निक बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इसके लिए, कि सपोज के आर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, मुझे तो हमेशा बिगिनिंग से पता है, तो मैं बिगिनिंग के लिए क्या कर सकता हूँ, सो इट इज n minus r plus 1th term from beginning। मतलब अगर मुझे rth टर्म लास्ट से चाहिए तो बिगिनिंग से वो कौन सी टर्म होगी, n माइनस r प्लस 1th टर्म। चलिए यहाँ पे अगर मुझे डेटा चाहिए तो a क्या होगा, सबसे पहले देखो a मेरे पास है 10, फर्स्ट टर्म है। r क्या बोला गया है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब r की वैल्यू आपके पास 11th है। कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, सो इट इज 10, 7 माइनस 10 इट इज इक्वल्स टू -3। बट आपके पास देखो सारा डेटा हो गया, पर ये कौन सी टर्म नहीं आई, इसकी वैल्यू नहीं आई। चलिए सो देयरफॉर मुझे अभी ये n चाहिए। n क्या होगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स अवेलेबल हैं, वो वापस ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म पता नहीं है आपको, तो उससे आपको पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, n फाइंड करना होगा। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले, सो अगेन हियर मैं an ले लेता हूँ। an इक्वल्स टू क्या है, -62। चलिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं, सो आपको क्या मिलेगा, देखिए an मैंने लिया -62, a मेरा 10 है प्लस -1 और d होगा -3। चलो 10 इधर जाएगा तो इट इज -52 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3 होगा, माइनस माइनस कैंसल। 52 डिवाइड बाई 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो देखें, सॉरी 52 नहीं, -10 हो जाएगा यहाँ पे ना, तो ये -72 हो जाएगा। चलिए तो 72 -3 कितना, 72 डिवाइड बाई 3 करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 ज़ा 6 और 4 ज़ा 12, मतलब 24 3 ज़ा 72 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या होगा, n माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या होगा, 25। चलिए मुझे अभी ये फाइंड करना है, आर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट विच इज इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 25 माइनस 11 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, r की जगह मैंने क्या रख दिया, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, n मुझे क्या मिला 25, r की जगह मैंने वापस क्या रख दिया 11 और प्लस 1 एज इट इज। चलो 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा, देखिए 25 माइनस 11 या फिर -11 प्लस 1 -10 हो जाएगा, सो इट इज 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए 15th टर्म फाइंड करनी है आपको,
मतलब आपको फाइन क्या करना है इसके लिए, A15। चलिए A15 क्या होगा आपके पास बताइए, आपको A + 14D हो जाएगा, बताया फॉर्मूला n-1d। A की जगह आप क्या ले सकते हैं 10 प्लस D की जगह आपको क्या लिखना है -3, तो 14 इंटू -3, तो इट इज 10 माइनस 14 3 जा, इट इज -42। सो देयरफॉर मेरा आंसर क्या होगा -32। A15 will be -32. So 11th term from the last is -32. 11th term from the last is -32। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये मेथड नंबर 1 है। देखिए ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे केसेस को। समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपको। चलिए तो ये मेथड हो गई, जैसे आप इसे कैसे करना चाहेंगे इस तरीके से। चलिए अब मेथड नंबर 2 की बात करता हूँ कि सेकंड कौन सा मेथड है जिससे आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी सेकंड मेथड की, अल्टरनेटिव मेथड, कैसे आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसे करना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, मेथड नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, एपी आपको क्या गिवन देखिए 10 7 4 इस तरीके से गिवन। इस केस में मुझे क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से चेंज करूं ताकि मेरा आंसर इजी हो जाएगा। चलिए तो मैं क्या करता हूं, रिवर्स द एपी। एपी को रिवर्स फॉर्म में लिख दीजिए। रिवर्स फॉर्म मतलब पता है, ऑपोजिट फॉर्म। मतलब पहले आप क्या लिखेंगे -62, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप लिखेंगे 4, फिर 7, फिर 10। चलिए अब एपी बदल गई। अब यहां पे ए क्या हो जाएगा आपका -62, डी क्या होगा, तो डी आप ये दोनों टर्म का डिफरेंस ले सकते हैं, तो 7 - 4 तो +3 हो जाएगा। और अब आपको फाइंड क्या करना है, 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सीधा फाइंड कर देना अभी। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू आपको क्या ले लेना है 11, डायरेक्ट मेथड होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो मुझे एपी चाहिए थी, मैंने कहा था एपी मुझे रिवर्स मतलब इस ऑर्डर में चाहिए थी। अब मैंने एपी को ही रिवर्स कर दिया तो मेरा सीक्वेंस अब किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ। तो मैं तो ये नॉर्मल टर्म में लेता हूँ, मतलब 11 टर्म अब तो क्या हो गया, बिगिनिंग हो गया। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा n इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 11। सो अगेन A11 फाइंड करना है जिसकी वैल्यू क्या होगी A + 10D। पता है ना कि A + 10D क्यों हुआ, n-1D लगाया मैंने, डायरेक्ट लिखना सीखो अभी है उसको। चलो A क्या होगा -62 + 10 इंटू क्या हो जाएगा 3, सो इट इज -62 + 30 इट इज इक्वल्स टू -32। हो गया क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। देखा कितना इजी टेक्निक था, कितना यहाँ पे कितना मुझे n फाइंड करना पड़ा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, उसके बाद आंसर आया। तो ऐसा कभी भी अगर कोई केस आ जाए कि लास्ट टर्म से आपको कोई जनरल टर्म पूछी जाए कि 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने कहा सिंपल मेथड है, रिवर्स कर दो एपी को। मतलब ये एपी अगर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखी तब तो 5 4 3 2 1 उल्टा ऑर्डर में लिखना है, और जो लास्ट से पूरी थी उसी बिगिनिंग को कंसीडर करना है, मतलब उसी को आपको क्या लेना है सीधा n। यहाँ पे n मुझे अलग से लेना पड़ा, बाद में उसको कैलकुलेशन करना पड़ा, बट यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगेन आपका लास्ट आंसर होगा 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी -32। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9 की। चलिए एग्जांपल नंबर 9 क्या बोला गया मुझे, देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम है इसमें भी, इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले बोला गया है कि अ सम ऑफ ₹8,000 इन्वेस्टेड एट द रेट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। चलिए यहाँ पे मुझे एग्जांपल नंबर 9 में क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट का केस बोला गया है। एग्जांपल नंबर 9
चलिए सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है कि अमाउंट इज इन्वेस्टेड इज ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है R इज इक्वल टू 8%, और जो इंटरेस्ट है वो क्या है इन सिंपल इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट में लिया है मैंने। चलिए तो अब मुझे बोला गया है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सबसे पहले मुझे बोलना है क्या कि हर एक साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट करो। फिर बोला गया है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एक एपी फॉर्म करेंगे, पहले तो वो चेक करना है। चलिए तो फिर देखिए क्या करेंगे उसके बाद, एंड देन इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, फाइंड एंड द ईयर ऑफ 30 years, मतलब 30 years में वो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो मुझे फाइंड करके देना है। समझ में आ जाएगा कैसे होगा। चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पता है ना, PRT डिवाइडेड बाय 100, P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टर्म्स। चलिए तो यहाँ पे हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, टर्म्स ले लेंगे और मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए टेबल बना लेते हैं इसके लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा टेबल बनाओ ताकि कैलकुलेशन आप इसमें लिख सकेंगे। चलिए सबसे पहले मुझे 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 या 3 टर्म्स का निकाल लेते। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपको कितना मिलेगा 80। चलिए नेक्स्ट क्या होगा 2। अब देखिए हमेशा क्या होगा, ये 1 चेंज होगा, तो आपको चेंज बस यही करना है। तो अगेन अगर आप लिखेंगे तो इट इज 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 ये 82 सा 160 हो जाएगा डायरेक्टली। सिमिलरली थर्ड ईयर का कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या होगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, अगेन 2 0 कैंसिल, 8 3 24, तो ये क्या होगा 240। सो ऑन आपको फिफ्थ टर्म भी मिल जाएगी। मैं एक फोर्थ टर्म और बता रहा हूँ क्योंकि हमें एपी बनानी है तो फोर्थ टर्म का चेक करना पड़ेगा। सो फोर्थ ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा 1000 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 8 4 32, तो ये कितना हो जाएगा 320, और सो ऑन आपको टर्म्स मिलती जाएगी। देयरफॉर आपकी एपी की लिस्ट क्या हो गई, A1 आपके पास हो गया 80, A2 आपके पास हो गया 160, A3 आपके पास हो गया 240 और A4 आपके पास हो गया 320। चलिए अब पहले ये एपी फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी वो बताना है, उसके बाद मुझे चेक करना है कि एट द एंड ऑफ 30 इयर्स वो कितना होगा। सो हियर सबसे पहले हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू क्या होगा 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80 हो गया। सिमिलरली आप A3 माइनस A2 करेंगे विच इज 240 माइनस 160, अगेन आपका क्या मिलेगा 80। सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए 320 माइनस 240, अगेन आपको मिल गया 80। सो देयरफॉर हियर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 which is equals to D equals to 80. So it is an AP. ये AP फॉर्म करेगा। चलिए AP फॉर्म हो गया तो आपको बोला गया कि एट द एंड ऑफ 30 इयर्स वो कितना होगा, मतलब आपको nth टर्म में n लेना है 30 इयर्स, A आपकी फर्स्ट टर्म होगी 80 और कॉमन डिफरेंस D भी आपका क्या होगा 30। सो देयरफॉर A30 आपका क्या होगा A प्लस 29D। चलिए एक ही जगह आपको क्या रखना है 80 प्लस 29 इंटू 80। चलिए यहाँ पे देखिए टेक्निक बता रहा हूँ कि टेक्निक कैसे सॉल्व करनी है आपको। यहाँ से आप 80 कॉमन निकाल सकते हो ना सीधा 29 इंटू 80 करने की जगह पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 80 इंटू 1 प्लस 29 विच इज इक्वल्स टू 80 इंटू 30 हो गया, तो इट इज 2400। तो कितना होगा वन आप करेंगे तो ये होगा 29 इंटू 80 करना पड़ेगा, फिर 80 वापस ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 2400। सो A30 क्या हो जाएगा 2400। सो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे आप कि देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स विल बी ₹2400। ये लास्ट में आपको आंसर यहाँ पे लिख देना होगा कि दैट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ
30 years is ₹2400। तो लास्ट में ऐसे वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिख देना होगा। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट एक अनदर वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर 10। इसके बाद ये लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज से पहले का, उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज पे आएंगे जो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी जो हमने एग्जांपल में स्टडी की है। तो अब आएगा लास्ट एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले वाला, एग्जांपल नंबर 10। चलिए 10 ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन अ फ्लावर बेड there are 23 rose plants in a first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. If there are 5 rose plants in the last row, how many rows are there in the flower bed? चलिए एक फ्लावर बेड है, मतलब कि एक फ्लावर का डेकोरेशन किया गया है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहली रो है, मतलब एक फ्लावर प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ पे, ऐसे यहाँ तक प्लांट रखे हैं। चलो ये जो प्लांट के नंबर्स हैं वो फर्स्ट रो है जिसमें 23 प्लांट्स हैं। सिमिलरली उसके बाद एक इधर है, वापस एक इधर है, वापस एक इधर है, एक इधर है, इसमें गिवन 21 प्लांट्स। फिर वापस ऐसे ही कि इधर प्लांट गिवन है, इधर प्लांट गिवन है, ऐसे गिवन है। इसमें जो प्लांट्स गिवन है वो है 19 और लास्ट में सो ऑन, लास्ट में जब एक प्लांट का आता है तो इसमें जो प्लांट्स हैं वो गिवन है आपको 5। सो सबसे पहले मुझे बोला गया कि हाउ मैनी रोज आर देयर, तो ये कितनी रोज होंगी, ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, तो ये कितने नंबर की रोज हैं वो मुझे फाइंड करनी है। सो अगेन ये क्या होगा, सो फॉर नंबर ऑफ number of rose plants in first, second rows are 23, 21, 19 up to 5। देखिए क्या हो गया, जिसे मैंने फर्स्ट रो ले ली, इसे सेकंड ले ली, थर्ड, वैसे ही nth रो ले ली। सो नंबर ऑफ रोज क्या है 21, 23, 19 अप टू 5 टर्म्स तक जाना है। 5 होगी, लास्ट रो में कितने प्लांट्स होंगे, 5 प्लांट्स हैं। तो अगेन ये एक एपी फॉर्म करेगा। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है सबके बीच में, 4 देखिए ना, 23, 21, 19 सबके बीच में 2 का गैप आ रहा है। सो मगर ये क्या बनाएगा एक एपी। सो देयरफॉर अब नंबर ऑफ रोज मतलब टोटल कितनी रोज अवेलेबल है, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड है, ये तो ये nth रो होगी। तो मैंने बताया n फाइंड करना है मुझे। n फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 को लेना होगा an, a आपका हो जाएगा 23, d आपके लिए हो जाएगा -2। 21 - 23 करेंगे तो क्या होगा -2। चलिए सो देयरफॉर an का फॉर्मूला आपके पास है an = a + n - 1 × d। पुट करेंगे वैल्यू, सो 5 = 23 + n - 1 × -2। Therefore 5 - 23 करेंगे तो 23 - 5 क्या हो जाएगा, -18 = n - 1 × -2, माइनस कैंसल और 2 से 18 कैंसिल होकर मिलेगा n - 1 = 9। Therefore you can say n = 10। ये माइनस अंदर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। So therefore number of rows are 10। So total 10 rows are there। टोटल कितनी रोज हो जाएंगी मेरे पास, 10 रोज। तो इस तरीके से मैं इसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है इसे कैलकुलेट करने के लिए। हमने ये सारे जो एग्जांपल आज स्टडी किए वो nth टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे nth टर्म को आपको यूज करना है। सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, उसको कैसे यूज करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो आज के वीडियो में बस यहाँ पे हम रुक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज विच इज़ 5.2 उसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।